काश मैं चित्रकार होता, हर रंगों में मेरा सरोकार होता, अपनी कला से कर देता कुछ ऐसा कि हर नज़र के लिए चमत्कार होता। नमस्कार, डीडी बिहार के खास कार्यक्रम उड़ान में आपका स्वागत है। आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। आज हर कला अपने आप में बेहद खूबसूरत है और जब हम बात करें चित्रकला की तो एक चित्रकार अपने जज्बात, अपने विचार को बखूबी रंगों के जरिए दर्शाता है। तो ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद है चंद कलाकार। तो आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आज हमारे साथ मौजूद है कुंदन जी। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनको कलर ब्लाइंडनेस है, इसके बाद भी इन्होंने मधुबनी पेंटिंग बना के पूरे देश भर में अपना नाम किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है कुंदन जी आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? मधुबनी पेंटिंग कहते हैं कि हजारों साल पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी और रामायण काल में इसके प्रमाण मिलते हैं। जब कहते हैं कि माता जानकी जी की शादी होने वाली थी श्री रामचंद्र जी से, तो जो बारात आने वाली थी तो जानकी जी के जो पिताजी थे राजा जनक, तो उनका मानना था कि हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है वो बारातियों को दिखाई देनी चाहिए। और आज भी हम लोग चाहते हैं कि बारातियों का स्वागत जो है बहुत धूमधाम से किया जाता है। तो उस समय भी ये उन्होंने कहा कि जो भी सभ्यता है, संस्कृति है मिथिला की, वो हमारे घरों से दिखाई देनी चाहिए, ताकि जो बारात आएगी, जो श्री रामचंद्र जी आएंगे, तो उनके स्वागत में कोई कमी ना रहे। तो इसलिए हर दीवारों पे मिथिला की चित्रकला को उकेरा गया था और मिथिला को सजाया गया था। कहते कि तभी से ये परंपरा आज तक जीवित है। तो आपने स्टार्ट कब से किया ये मधुबनी पेंटिंग बनाना? मुझे लगता है, हालांकि आप MBA भी आपने कर रखा है, तो आपने ये कैसे शुरू किया? मुझे लगता है मैंने पढ़ाई से पहले, बोलने से पहले पेंटिंग शुरू कर लिया था। मेरी माँ बहुत पसंद करती थी मिथिला पेंटिंग को और अभी मेरा छोटा बेटा है, वो भी मेरी माँ की तरह हाथ बढ़ा देता है कि इस पे कुछ बना दीजिए। 1.5 साल का बच्चा है। तो मेरी माँ अक्सर मुझे हाथ दे देती थी और कहती थी इस पे कुछ मिथिला पेंटिंग बनाओ। और बहुत छोटा था जब मैंने मिथिला पेंटिंग करना शुरू किया और आज देश विदेश में पेंटिंग्स वायरल होती हैं, तो बहुत गर्व होता है कि मैं इसे एज ए हॉबी लेके चला था, लेकिन थैंक गॉड कि मैं इस प्रोफेशन में आ गया और बहुत अच्छा लग रहा है अब जी। तो इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद है रजनीवाला जी। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि अक्सर आपने रोड के साइड के दीवारों पे देखा होगा पेंटिंग बना हुआ, मधुबनी पेंटिंग बना हुआ। उसको बनाने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो बहुत बहुत स्वागत है रजनीवाला जी आपका। आपसे भी मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि आपकी मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत कैसे हुई बनाने का? मैं बचपन से ही पेंटिंग वगैरह करती थी, तो फिर मैंने 10+2 करने के बाद एक आद्री NGO है, मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था। तो फिर वहाँ पे मैंने स्केचिंग और पेंटिंग सीखने गई, लेकिन वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग किसी और को मैंने देखा, तो वो मुझे फोक आर्ट में थोड़ा रुचि था, तो मैंने उन सर को करते हुए देखा। तो फिर मैंने बोला कि मैं भी करना चाह रही हूँ। तो सर बोले तुम तो स्केचिंग करने आई हो। तो हमने नहीं सर, करके देखते हैं, अगर मैं चाहती हूँ तो फिर मैंने किया। तो फिर मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा, तो फिर मैंने इसी को अपना कंटिन्यू रखा। फिर तो इसके अलावा भी आप साथ में कुछ और भी करती हैं? हाँ, फिर मैंने अभी तो मैं पेंटिंग जैसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करती हूँ, मधुबनी हो गया, फिर आपको कैनवास एक्रेलिक पेंटिंग भी करती हूँ, फिर आपको सेरेमिक पेंटिंग भी करती हूँ, पोट्री पे भी। आप कपड़ों पे भी बनाती हैं? हाँ, कपड़े पे भी मधुबनी की, जैसे दुपट्टे हो गए, साड़ी हो गए, अभी मास्क चल रहा है, फिर कैटल वगैरह हो गया, जैसे एनीथिंग आर्ट वर्क। मैं चाह रही हूँ कि मधुबनी को और किस तरह से हर प्रोडक्ट पे मैं दिखा सकूँ। जी। तो मतलब इसके अलावा भी आपने और भी इसको एज अपने प्रोफेशन चुना है? इसके अलावा भी आप कुछ करती हैं? नहीं, मेरा प्रोफेशनल यही है। फिर मैं छोटे बच्चों का ड्राइंग क्लासेस भी लेती हूँ। हाँ, उनको मधुबनी हो गया, फिर स्केचिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग सारे सिखाती हूँ बच्चों को। कुंदन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अक्सर जब बात होती है मधुबनी पेंटिंग की तो लोग देव देवताओं की फोटो ज्यादा करते हैं, बनाते हैं पेंटिंग को, पर आपने सोशल इशू पे भी है जो पेंटिंग बनाया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? कोई भी आर्टिस्ट, अगर आप मिथिला पेंटिंग के भी देखें या कहीं का कोई आर्टिस्ट होता है ना, तो वो अपने जो जज्बात होते हैं, जो दिलों के ख्यालात होते हैं, उसको अपने कुची से रंग देता है। और जो मैंने जो दर्द देखा जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में गया MBA करने के बाद, तो जो किताबों की दुनिया होती है वो बहुत अच्छी होती है। इस तरह की कंपनी फॉर्म होती है, ऐसे मैनेजर्स होते हैं, ऐसा HRM होता है और इस तरह का जो वर्क फ्लो होता है। लेकिन जब आप एग्जैक्टली इस फील्ड में आते हैं, इस स्ट्रीम में आते हैं,
तब आपको रियलिटी पता चलती है कि क्या दुनिया में हम आ गए हैं। तो उन सब चीजों को जो फेस करेगा वही समझेगा। तो मैंने बहुत सारी चीजें थी, जैसे यूथ को लगता है कि जैसे हमने कोई कोर्स कर लिया या MBA कर लिया या BE कर लिया और उसके बाद कैंपस सिलेक्शन आने वाला है और मुझे रोजगार मिल जाने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। या डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो उन सब चीजों को मैंने बहुत करीब से देखा था। तो मेरा हाथ जो है उन सब चीजों पे ज्यादा चलने लगा कि जो रोजमर्रा की तकलीफें थी, जो महिलाओं के साथ, जो महिलाओं की जो स्थिति है, जो युवाओं की स्थिति है। आपने कोरोना वैक्सीनेशन पे भी कुछ बनाया है? एग्जैक्टली कोरोना वैक्सीनेशन पे मुझे लगता है जो जनता कर्फ्यू था और उसके एक दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन हुआ था, तो कई बार जब मैं पेंटिंग बनाता हूं तो लोग कहते हैं कि तुम इतनी सरल पेंटिंग बनाओ कि एक लेमैन कैन रीड इट और वो समझ सके। तो मुझे लगा कि कोरोना है, एक दिन का जनता कर्फ्यू लगने वाला है, तो कुछ ऐसा किया जाए। उस दिन दिया जलाना था, थाली पीटना था, कुछ ऐसी चीजें थी। तो मुझे लगा कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो कोई भी आदमी समझ सकता है कि एक दिन का वो है जनता कर्फ्यू है। और मैंने उस पे कोरोना की पेंटिंग बनाई जो बहुत ज्यादा वायरल हुई। और अभी वैक्सीनेशन पे भी एक मेरी पेंटिंग जो है वो इंटरनेशनली वायरल हुई है। जी हमें पता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी रजनीवाला जी कि मधुबनी पेंटिंग की 4-5 शैलियां हैं, तो इसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगी? एक तो भरनी, जैसे सिर्फ हम लोग कलर फिल करके वो काम करते हैं। फिर कुछ होते हैं कचनी में, जैसे बारीकी सिर्फ लाइन से हम लोग दिखाते हैं। और यही है, गोदना भी होता है, डॉट 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 करके पूरा हम लोग पेंटिंग को कंप्लीट करते हैं। जैसे ये हम लोग का है कि स्टार्टिंग पीरियड में फिर डबल लाइनिंग मधुबनी में जो होती है, मेन जो खूबी होती है वो डबल लाइनिंग की होती है। बहुत हम लोग मेरे से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आप लोग मधुबनी में ये डबल लाइनिंग क्यों, ये देना जरूरी है? हमने हाँ, मधुबनी में तो डबल लाइनिंग पड़ता ही है। अगर वो आप नहीं कीजिएगा तो पेंटिंग हम लोग की अधूरी दिखती है। बस वही है। कलर तो ये कचनी और भरनी में क्या कुछ अंतर है? हाँ है। भरनी का मतलब हो गया कि कलर, जैसे कुछ भी सब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें फ्लैट कलर हम लोग भरते हैं। और कचनी होता है तो एक तिरछी लाइनिंग होती है, सीधी लाइनिंग होती है, फिर क्रॉस टाइप का, उसको हम लोग कचनी लाइनिंग बोलते हैं। ठीक। हाँ, ऐसे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक कलर पेंटिंग में और एक सिंपल पेंटिंग में क्या कुछ अंतर है? सिंपल पेंटिंग सिंपल जिंदगी की तरह है। अगर हम बोर्ड होके घर में बैठ रहे हैं और कुछ बहुत अच्छा खूबसूरत करने को नहीं है, तो दैट इज सिंपल पेंटिंग कि आप उसको बना सकते हैं। और उसको भी एक खूबसूरत, सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी को वो पेंटिंग भी खूबसूरत लगती है, लेकिन हम लोग जब पेंटिंग करते हैं तो उसे कलरफुल बनाते हैं। और अगर आप मिथिला पेंटिंग की बात करेंगी तो उसमें खूब चटकीले रंगों का यूज किया जाता है। एकदम कॉन्ट्रास्ट कलर होते हैं, कुछ बहुत चटकीले होंगे तो कुछ बहुत डल कलर होंगे। तो इस तरह से उसको यूज किया जाता है और कलरफुल पेंटिंग बनाई जाती है। हालांकि आपको कलर ब्लाइंडनेस है, तो आपने ये कैसे मतलब शुरू किया? एक्चुअली कलर ब्राइटनेस की वजह से मुझे कई बार रंगों को देखने में दिक्कत होती है, जैसे रेड, ग्रीन, मरून, ब्राउन, पर्पल। ये कलर तो कुछ ऐसे चटक कलर हैं जो चटक कलर ही है, पेंटिंग में यूज होता है। एग्जैक्टली। तो मैं एक्चुअली एज अ मोटिवेशनल स्पीकर अपना कैरियर शुरू कर रहा था और मैं लोगों को बताया करता था कि अपनी कमियों से डरिए नहीं, लड़िए। और ये एक कमी थी जिससे मैं डरता था। लोगों को बताने से भी मुझे घबराहट होती थी कि एक आर्टिस्ट है और वो कलर ब्लाइंड है। लेकिन मैंने इसे ओवरकम किया। अब मैं डब्बों से पढ़ता हूँ, या मेरी छोटी बहन थी जो पहले बहुत असिस्ट करती थी, अभी वाइफ है, तो किसी न किसी से मैं पूछ करके और पेंटिंग कर सकता हूँ। हाँ, अगर मुझे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कि आप कोई पेंटिंग कीजिए तो डब्बों से पढ़ के कर सकता हूँ, मगर एग्जैक्टली अगर ऐसा आप करने बोलेंगी तो मैं किसी न किसी से कलर पूछ के ही कर सकता हूँ। जी, तो रजनीवाला जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये मधुबनी पेंटिंग आपने कुछ बना भी रखा है, तो इसको बनाने में आपको वक्त कितना लगता है? लगता है मधुबनी पेंटिंग में टाइम लगता है। मान लीजिए इस पेंटिंग को बनाने में मैंने वही 1 दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को? जी, तो इसको बनाने में आपको कितना वक्त लगता होगा? 2 आवर्स। और ऐसे जनरली अगर A4 साइज या A3 साइज में अगर बनाए तो उसमें कितना वक्त लगेगा? वही 1 आवर्स के लगभग में लगता है मुझे। जैसे मैं अभी थोड़ा काम कर रही हूँ फास्ट, तो थोड़ा ये मुझे एक्सपीरियंस हो गया, तो आप तो टाइम थोड़ा कम लगता है। ना अदरवाइज मेरी स्टूडेंट को मैं ये सिखाती हूँ तो उनको 1 वीक भी लग जाते हैं ये काम करने में। मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि आपको कितना वक्त लगता है जब आप मधुबनी? बहुत समय लगता है, क्योंकि मैंने बहुत कम ट्रेडिशनल पेंटिंग बनाई है। जो भी है वो मैंने क्रिएट किया है। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे ही मुझे दूरदर्शन का कॉल आया था तो मैंने ये लोगो बनाया है दूरदर्शन का, जो मैंने क्रिएट किया है।
मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं कि इन्होंने एक दूरदर्शन का लोगो बनाया है और काफी इसमें डिटेलिंग वर्क भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। एक और पेंटिंग जी, ये मैंने फ्लड के ऊपर बनाया है, जो बहुत डिटेलिंग मुझे इसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? इसमें तो मैंने काफी कुछ डिटेलिंग भी है। फ्लड में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग जो हैं वो डूब रहे हैं, घर डूब चुके हैं, और कहते हैं कि लोग घरों में सुरक्षित रहते हैं, लेकिन यहाँ घर से बाहर निकल गए, क्योंकि हम घर में भी असुरक्षित है। जहाँ पे हम बाहर निकल के आ रहे हैं वहां भी आप देख रहे हैं कि कितने सारे सांप हैं, तो कुछ भी है, बहुत सारा ऑब्स्टेकल है बाहर। तो मैं इसमें मैंने बताया कि किस तरह कारखाने से जो कचरा है वो डंप किया जा रहा है नदियों में, और आप देख सकते हैं कि नदियों के किनारे पे घर बनाए जा रहे हैं, नदियों को छोटा किया जा रहा है, और जो नदी के किनारे पेड़ पौधे लगाए गए थे स्टार्टिंग में, आज उनको काट करके और वहां भी कुछ न कुछ कल कारखाने या घरों का निर्माण किया जा रहा है, या डैम बनाए जा रहे हैं, या किसी और चीज का निर्माण किया जा रहा है। तो ये सब कॉजेज हैं कि किस तरह फ्लड हमारे देश में आ रहा है। और अगर देखिए यहाँ पे इसको सफाई की जा रही है और यहाँ छठ पूजा किया जा रहा है, यानी व्रत त्योहारों के समय में तो हम लोग नदियों की सफाई कर लेते हैं और साफ कर लेते हैं, और हम उन्हें माँ भी कहते हैं कि गंगा माँ है, यमुना माँ है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर उसमें हम कचरा डंप करते हैं, या छठ के अगले दिन भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे जो सफाई है उसका अभाव दिखता है। तो मैंने ये दिखाया कि नदियों को साफ रखा जाए, और मैंने यहाँ पे दिखाया है कि किस तरह नदियों के किनारे पे पेड़ पौधे लगाए जाएं, वाटर हार्वेस्टिंग को भी मैंने तो एक छोटी सी पेंटिंग में बहुत कुछ दिखाया है मैंने। तो जब आपने पेंटिंग स्टार्ट किया तो आपको घर से कितना सपोर्ट मिला इस चीज के लिए? घर से मुझे कभी सपोर्ट नहीं मिला था, क्योंकि स्टार्टिंग में भी वो कहते थे कि तुम आगे नहीं जा पाओगे, तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस है और कलर कॉम्बिनेशन नहीं कर पाओगे, तो कभी सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन आज गूगल पे भी अगर आप हुईस कुंदन कुमार राय टाइप करते हैं तो मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाता है। तो जो पहचान मिली वो रंगों से ही मिली। तो क्यों ना, कहते हैं ना कि दिल और दिमाग दो चीजें होती है अगर आप प्रोफेशन चुनते हैं, तो जहाँ दिल और दिमाग दोनों काम कर रहा था मैंने उसको चुन लिया। तो अब आपके घर वालों का क्या कहना है? वो प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत खुश होते हैं अभी। और जो लोग कहते भी थे कि दोबारा से, मतलब सालों मैं पेंटिंग से दूर रहा और दोबारा इसको कर रहा हूँ, और जो मुझे पहचान मिली, जो नाम मिला, जब मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए जाता हूँ और बच्चे जो फैंस रहते हैं वो मिलते हैं और कहते हैं कि हम सर आपकी पेंटिंग का स्क्रीनशॉट रखते हैं और उसकी तैयारी करते हैं, उसको देख के सीख रहे हैं, तो प्राउड फील होता है कि जिस चीज़ के मुझे लगता है कि मैंने अपना ज़िंदगी पेंटिंग को समर्पित कर दिया था, लेकिन लोगों के कहने से मैं इससे दूर भी गया, लेकिन आज जब मैं वापस से उस गलियों से गुजरा तो बहुत सुकून मिलता है मुझे। तो आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो पेंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं? युवाओं से मैं गुजारिश करूंगा कि आप कोई भी प्रोफेशन किसी के कहने से या किसी के आगे बढ़ने से कभी नहीं चुनिएगा। जहां आपका दिल और दिमाग दोनों कहता है कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, आप उसी फील्ड को ऑप्ट कीजिए। अगर आप पेंटिंग करना चाहते हैं तो आपके सामने एग्जाम्पल है, मेरे पास बहुत सारे ऑब्स्टेकल थे। मैंने MBA किया था, जॉब कर रहा था, मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, मुझे परिवार चलाना था और मोटिवेशनल स्पीकिंग करना था, लेकिन मैंने पेंटिंग को चुना और पेंटिंग से मैं आगे बढ़ा। और आज जो मेरा बचपन का सपना था, मैं जब दूरदर्शन देखा करता था, और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हैं जो दूरदर्शन देख के ही बड़े हुए हैं, और कई सारे रामायण, महाभारत, सुरभि और कई सारे सीरियल्स, मोगली देख के हम लोग आगे बढ़े। तो एक सपना ही था कि दूरदर्शन में आऊं, और मैं दूरदर्शन में आज हूं, तो ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। जी, आप बहुत लोगों के लिए आप एक प्रेरणा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो आपने पेंटिंग बनाया, इसका मतलब क्या मोटिव क्या है? ये मोटिव है, आप इसको कचनी शैली और भरनी के बारे में आप पूछ रहे थे, तो भरनी शैली का एक सिंपल फॉर्म है कि अगर आप कलर फिलिंग करके बनाते हैं, दैट इज भरनी शैली, और अगर आप काट के, मतलब महीन महीन लाइंस, फाइन लाइंस बनाते हैं, तो वो कचनी शैली है। तो ये कचनी शैली में मैंने कोरोना वैक्सीनेशन को दिखाया है, और 2 पैरट हैं जो लेकर के उसको मतलब वो हैप्पी हैं, दे आर हैप्पी कि अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो इस तरह फ्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो हमने देखा है कि हमने किस तरह 2 साल लॉकडाउन में घर के अंदर और आजकल मास्क के अंदर हम लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया। ये आपने, मतलब क्या शब्द नहीं है इसको बताने के लिए। और इसका क्या है, ये क्या है? ये पेंटिंग एक लालच की पेंटिंग है। हर इंसान के अंदर लालच होता है, और आप देख रहे हैं कि ये जो लालच की जो पोटली होती है, जो गठरी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं।
लव है, इमोशन है, फेम है, स्टेटस है, जिसके पीछे आज दुनिया भाग रही है, और आप उसके पीछे भाग रहे लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और जिंदगी खत्म हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि जिंदगी का जो पहलू आज आप जी रहे हैं उसको अच्छे से जी लीजिए। किसी चीज के पीछे भागने से अच्छा है कि जो वर्तमान अगर हम अच्छा बना लेते हैं तो हमारा कल भी अच्छा हो जाता है और बीता हुआ कल भी अच्छा हो जाता है। तो इस पेंटिंग को देख के हम ये बोल सकते हैं कि एक चित्रकार अपने जज्बात और अपने विचार को बखूबी दर्शा देता है रंगों से। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसके लिए पेंटिंग में? मैं खुद का अपना आर्ट स्टूडियो खोलने वाली हूँ, बस उसकी प्रोसेस में लगी हुई हूँ। बस 1-2 मंथ में मेरा वो भी, जैसे मेरा जो सपना है एक तरह से अब मान लीजिए, तो वो पूरा भी होने वाला है जी। और आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी आपका क्या फ्यूचर प्लानिंग है इसके लिए? फ्यूचर प्लानिंग ये है कि बहुत सारे महिलाएं, बच्चे और युवा जो हैं जी, उनको काम चाहिए या किसी फील्ड में उनको रोजगार चाहिए, और मैं चाहता हूं कि समस्तीपुर को मैं आर्ट की धरती में चेंज कर दूं। और जिस तरह से आज मिथिला का द्वार कहा जाता है समस्तीपुर में, लेकिन मिथिला आर्टिस्ट एक भी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हर घर से एक मिथिला पेंटिंग का आर्टिस्ट निकालो। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस पेंटिंग में स्कोप कितना है अपना करियर बनाने के लिए? स्कोप बहुत ज्यादा है। आप अगर थोड़ा सा अक्सर हमारे जब घर वालों की बात हो तो वो बोलते हैं कि नहीं, पेंटिंग में एज अ करियर नहीं है, पेंटिंग में करियर नहीं। तो इसमें आप क्या बोलना? इस तरह से हम देखेंगे तो किसी चीज में कैरियर नहीं है। अगर स्कोप देखते हैं तो हर जगह कैरियर है। पेंटिंग में बहुत सारा स्कोप है। अभी जो मिथिला पेंटिंग, पहले भित्ति चित्र थे, अरिपन में मिथिला पेंटिंग होती थी, लेकिन आपको याद होगा कि जब 1934 में भूकंप आया और जब मिथिला पेंटिंग्स बाहर आई और पेपर पे, कपड़ों पे निकलने लगी, तो मिथिला पेंटिंग ने एक उद्योग का रूप लिया। उसके पहले वो नहीं थी उद्योग में, वो वर्ष त्योहारों में बनाई जाने वाली पेंटिंग थी, लोक कला थी। और उसके बाद अभी कोरोना पीरियड में आप देखिए, जब फिर से सब कामकाज ठप हो चुका था, लोग घरों में बैठ गए थे, तो मिथिला पेंटिंग ने दोबारा रोजगार दिया। मास्क पेंटिंग में लोगों ने बहुत अच्छा अर्न भी किया और समाज को दिखा भी दिया कि आप जिस फील्ड में भी काम करें, मैंने कहा दिल और दिमाग अगर लगा करके काम करते हैं तो हर जगह पैसा है, बस आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल। मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि आपने तो पेंटिंग में ही अपना करियर बनाया है, तो उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं हमें इसमें करियर नहीं है ऐसा, तो उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कर सकते हैं। पहले तो मुझे भी लगा, जैसे मैंने ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कंप्लीट किया, तो स्टार्टिंग पीरियड एज ए स्टूडेंट थी। उसके बाद मैंने तो लेकिन मैंने खुद अपनी पेंटिंग को डाला, फिर मैंने एफबी पे डाला, इंस्टा पे डाला। फिर जैसे जैसे लोगों ने मेरी पेंटिंग को देखा तो मुझे कॉल आया कि क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हैं। उस बहुत बहुत सारे तो इंटरनेट कितना लाभदायक है किसी को पहचान दिलाने में? है हाँ, नहीं तो मेरे को तो मेरे लिए बहुत लाभदायक हुआ। और फिर लोग जैसे जैसे मेरे को जानते गए वैसे वैसे मेरे पास काम आया। अभी मेरा बहुत अच्छा, जैसे अभी रन जो जिसको बोलते हैं ना, कि मेरी गाड़ी जो है अच्छी चल रही है अभी आर्ट लाइन में। यही चीज मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि एक इंटरनेट किसी को पहचान दिलाने में कितना लाभदायक है? मेरे लिए बहुत ज्यादा। हालांकि आप तो हर जगह छाए हुए हैं आजकल इंटरनेट पे। तो एक्चुअली फेसबुक या व्हाट्सएप या ट्विटर में हैंडल नहीं करता था जी। और एक वैक्सीनेशन के ऊपर मेरी पेंटिंग बनी थी, तो काफी ट्रोल भी किया जाता था कि लोक कलाओं के नाम पे ये पेंटिंग नहीं बननी चाहिए थी जी। और उसी समय मेरी माँ का देहांत भी हो गया था अप्रैल के मंथ में। तो मैंने 2 महीने तक फोन ऑफ रखा, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था। इस बीच न कोई पेंटिंग बनी, न मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि कल क्या होने वाला है। और ऐसे में एक दिन जब मैंने फेसबुक ऑन किया तो राजन जी का मैसेज था मुझे कि आपकी पेंटिंग ट्विटर पे वायरल हो गई थी। तो वो मुझे नहीं पता था, और वो हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया था, और बाद में तो कई मिनिस्ट्रीज में उसको ये किया, और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उसको वायरल किया हुआ था। हमारे हेल्थ मिनिस्टर, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सर ने भी ये किया था। तो अगर वो पेंटिंग मैंने बनाया होता और सिंपल सेल की होती तो शायद उतना पहचान नहीं मिलता। जो ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ने मेरे लिए किया, वो शायद मैं अकेले कभी नहीं कर सकता था। तो ये इतनी ज्यादा, कहते हैं कि एम्बेसी ऑफ इंडिया इन चाइना, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन स्लोवेनिया तक वो पेंटिंग वायरल है। मतलब इतना तक मुझे पता है, कहाँ तक वायरल हुई है। तो इंटरनेट से खुद की पेंटिंग भी क्या हम बेच सकते हैं? एग्जैक्टली आपके पास बहुत सारे ऑर्डर आते हैं जी।
और मैं आपसे भी ये चीज पूछना चाहूंगी कि इंटरनेट कितना लाभदायक है खुद की पेंटिंग को बेचने के लिए। है, बहुत है। आज जैसे अभी कुछ दिन पहले, कल या जैसे मैंने जी। खुद की जो कुछ मैंने कपड़े पे मैंने काम हाँ। किया था, मास्क पे, दुपट्टे पे, कुछ बैग्स पे भी मैंने काम किया। तो मैंने उसे एफबी पे डाला, इंस्टा पे मास्क के डाला। जरिए आप हमारी संस्कृति को पूरे देश भर में फैला रहे हैं। जी। और फिर मैंने बैग्स पे भी डाला, तो बहुत कोई मैंने मेरे से पूछा कि इसका प्राइस क्या है मैम, तो फिर मैंने उन्हें बताया। तो मुझे बहुत सारे ऑर्डर भी आए कि मुझे इतने पीस चाहिए, मुझे इतने पीस चाहिए। तो ऑफकोर्स वो इंटरनेट के थ्रू ही हुआ मेरा। अगर मैं नहीं डालती तो लोग मुझे जानते भी नहीं, या कोई मुझसे लेता भी नहीं, लेकिन मैंने डाला। तो आने वाले समय में आप लोग खुद को कहाँ देखते हैं? बहुत ऊपर। मुझे लगता है कि अभी तक किसी मेल कैंडिडेट को पद्मश्री नहीं मिला है, और मैं वो मेल कैंडिडेट बनना चाहता हूँ। जी। और आप? बस अभी जो शुरुआत है, अभी देखिए मेरी मेहनत मुझे कहाँ तक लेके जाती है। बस अपनी कोशिश जारी है कि और आगे बढ़ूं। कार्यक्रम खत्म करने का वक्त हो गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से आगे बढ़े। तो एक चित्रकार चित्र अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने दिल से बनाता है, और चित्र एक कविता है जिसे शब्दों की नहीं जरूरत नहीं, वो तो खुद में एक कविता है। तो आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले अंश में फिर। तब तक दीजिए मुस्कान को इजाजत और देखते रहिए डीडी बिहार।